एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होगा लॉजिकल रीजनिंग का इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट के टाइप को हम देखेंगे और इंडक्टिव और डिडक्टिव की काफ़ी इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे। और कल की क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ रीजनिंग। तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग क्या क्या होती हैं। डिडक्टिव यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक होता है। इंडक्टिव का मतलब होता है स्पेसिफिक टू जनरल। एब्डक्टिव या अपवर्तनात्मक। फिर देखा एनालॉजिकल में होती है कंपैरिजन या तुलना। फैक्चुअल फैक्ट देखे जाते हैं, जो हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं उनके फैक्ट की चर्चा यहाँ पर होती है। एक होता है कॉमन सेंस, जैसे ये मानव के जो मनुष्य होता है उसके कॉमन सेंस पर आधारित होता है। इसमें मशीन उतना नहीं समझ सकती जितना हम मनुष्य समझ सकते हैं। यानी कि हम जो हमारी जानी पहचानी घटनाएं होती हैं उनको देखकर हम सटीक भविष्य का अनुमान भी लगा सकते हैं। जैसे अगर काले काले बादल हमको दिखाई दे तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश होगी। तो ऐसा अनुमान मशीन नहीं लगा सकती, इसलिए कॉमन सेंस पर आधारित होती है। एक देखा था हाइपोथेटिकल या काल्पनिक, और आज हम देखेंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच। तो ये सब हमने कल देख लिया था। और आज है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कितने टाइप का होता है। तो आर्गुमेंट मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है डिडक्टिव और एक होता है इंडक्टिव। डिडक्टिव भी आगे वैलिड और इनवैलिड होता है। और वैलिड में भी एक होता है साउंड और एक होता है अनसाउंड। और इनवैलिड हमेशा ही अनसाउंड होता है। तो साउंड और अनसाउंड का मतलब क्या होता है। साउंड जो रियल लाइफ में ट्रू हो तो उसे कहेंगे साउंड, और जो रियल लाइफ में ट्रू नहीं उसको कहेंगे अनसाउंड। पहले हम वैलिड और इनवैलिड को देख लेते हैं। और एक होता है इंडक्टिव। इंडक्टिव या तो स्ट्रॉन्ग होता है या फिर वीक, और स्ट्रॉन्ग और वीक में भी ये कोजेंट और अनकोजेंट होता है। तो आर्गुमेंट क्या होता है। तो आर्गुमेंट होता है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि स्टेटमेंट्स का समूह होता है। क्लस्टर और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, या तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है या ग्रुप या क्लस्टर होता है या स्टेटमेंट 2 और 2+। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है और एक दूसरी, या तो दो स्टेटमेंट दी गई हो या दो से ज़्यादा, इन्हीं को हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। और इन्हीं को क्लस्टर और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। और इनका एक कंक्लूजन तो ज़रूर होगा या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये होता है आर्गुमेंट की डेफिनेशन। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है, इसमें जिसमें दो स्टेटमेंट होंगी, जिसमें से एक मेजर टर्म होगी और एक माइनर टर्म, और एक होगा कंक्लूजन। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के प्रकार कितने होते हैं। आर्गुमेंट को कहते हैं तर्क, या इसे न्याय वाक्य भी कहा जाता है। और इसके दो टाइप होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव में एक होता है वैलिड और एक होता है इनवैलिड। वैलिड कब होता है, जब कंक्लूजन प्रीमाइज से प्रूव होगा जब हम जो भी प्रीमाइज देंगे उससे अगर उसका कंक्लूजन प्रूव हो जाता है तो वो वैलिड होगा। जब कंक्लूजन प्रीमाइज से निकले तो ये होगा इनवैलिड। तो इन दोनों का हमको रखना है ध्यान। जैसे कि ऑल मैथमेटिशियन आर लॉजिक, ऑल लॉजिक आर नंबर, ऑल मैथमेटिशियंस आर नंबर। तो ये यहाँ से निकला है, यानी कि कंक्लूजन प्रीमाइज से प्रूव हो रहा है। जैसे हम ऑल मैथमेटिशियंस यहाँ पर है और नंबर यहाँ पर है, तो ये यहाँ से प्रूव हो रहा है, इसलिए ये होगा वैलिड। आगे वैलिड भी 2 टाइप्स का होता है। जैसे एक होता है साउंड और एक होता है अनसाउंड। साउंड कैसे होता है, दोनों प्रीमाइज अगर रियल लाइफ में ट्रू हों तो होगा साउंड वैलिड। अगर दोनों प्रीमाइज रियल लाइफ में फॉल्स हों तो होगा अनसाउंड वैलिड। और एक होता है अनसाउंड इनवैलिड। अगर इनवैलिड होगा तो हमेशा ही अनसाउंड होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, ऑल डॉग्स आर एनिमल। हमको रियल लाइफ में पता है कि ऑल डॉग्स जो सभी कुत्ते हैं वो जानवर होते हैं, तो ये ट्रू है, इसलिए ये होगा वैलिड साउंड। ऑल डॉग्स आर कैट। हमको पता है कि जो कुत्ते हैं वो बिल्ली नहीं होते, यानी कि बिल्ली अलग जानवर होता है और कुत्ते अलग। और इसमें कहा गया ऑल डॉग्स आर कैट, यानी कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो ये रियल लाइफ में ट्रू नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। लेकिन अगर ये कंक्लूजन को फॉलो करे, यानी कि अगर कंक्लूजन प्रीमाइज को फॉलो करे तो वो वैलिड हो सकता है, चाहे वो रियल लाइफ में ट्रू हो या ना हो। लेकिन अगर रियल लाइफ में ट्रू नहीं है लेकिन प्रीमाइज को फॉलो कर रहा है या उसको प्रूव कर रहा है, तो वो वैलिड अनसाउंड हो सकता है। अगर रियल लाइफ में ट्रू नहीं हो तो जो रियल लाइफ में फॉल्स हो तो वो भी वैलिड हो सकता है
और प्रीमाइज वर्चुअल होती है, रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं। यानी कि जो भी प्रीमाइज होगी हमको वही मानना होगा, लेकिन जब वहाँ पर साउंड और अनसाउंड की बात होगी तब हम ये चेक करेंगे कि वो रियल लाइफ में ट्रू है या नहीं। जैसे प्रीमाइज 1 है, ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट। प्रीमाइज 2 है, रौनक इज अ बॉय देयरफॉर रौनक इज स्मार्ट। यहाँ पर रौनक स्मार्ट है या नहीं, क्योंकि जो ऑल बॉयज़ हैं वो स्मार्ट हैं, तो ऑल बॉयज़ स्मार्ट है और उन बॉयज़ में से एक है रौनक, इसलिए रौनक भी स्मार्ट है। तो लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि प्रीमाइज तो फॉलो हो रही है, लेकिन ये नॉट कन्फर्म्ड है। लेकिन जो कन्फर्म्ड आंसर है 100% ट्रू, ये आंसर नहीं आया, इसलिए ये नॉट कन्फर्म होगा और इनवैलिड होगा। अगर ये इनवैलिड है तो अनसाउंड होगा, तो इनवैलिड अनसाउंड ये हो जाएगा। कंक्लूजन प्रीमाइज से कन्फर्म्ड ना आए तो हमेशा ही अनसाउंड इनवैलिड होगा। अगर 100% कन्फर्म आए तो वैलिड, अगर कन्फर्म ना आए तो ये होगा इनवैलिड। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि जो रियल लाइफ में फॉल्स हो वो भी वैलिड हो सकता है। जैसे ऑल वीमेन आर बर्ड, सभी महिलाएं पक्षी हैं, ये रियल लाइफ में ट्रू नहीं, फॉल्स है। एकाग्रता इज अ वुमन, ये है ट्रू। तो इसका कंक्लूजन बनता है एकाग्रता इज अ बर्ड, तो ये फॉल्स है क्योंकि रियल लाइफ में ये फॉल्स है, लेकिन ये ट्रू है। तो ये इसको जो कंक्लूजन है प्रीमाइज को फॉलो कर रहा है या प्रीमाइज को प्रूव कर रहा है, इसलिए ये वैलिड होगा, लेकिन रियल लाइफ में ट्रू नहीं है, इसलिए ये होगा अनसाउंड। ऑल की जगह सम करें तो भी इनवैलिड होगा। जैसे हमने देखा था कि ऑल यानी कि यूनिवर्सल वाले वाक्यों के साथ यूनिवर्सल वाला ही कंक्लूजन बनेगा और पार्टिकुलर के साथ पार्टिकुलर वाला बनेगा। अगर यूनिवर्सल की जगह पार्टिकुलर दिखाई दे तो वो इनवैलिड माना जाएगा, ऑलवेज अनसाउंड ये होगा। नेक्स्ट अप्रोच है इंडक्टिव। इंडक्टिव को कहते हैं आगमनात्मक, और ये प्रोबेबली बेस्ड होती है, यानी कि संभावनाओं पर निर्भर करती है, और इसमें एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। जो डिडक्टिव होती है उसमें वैलिड और इनवैलिड होते हैं, और इंडक्टिव में स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग होता है वो कोजेंट और अनकोजेंट। जैसे हमने साउंड देखा था कि रियल लाइफ में ट्रू है तो साउंड, अगर रियल लाइफ में ट्रू नहीं है तो अनसाउंड। वैलिड और इनवैलिड होगा, अनसाउंड वैलिड और इनवैलिड दोनों हो सकता है, लेकिन वैलिड हमेशा साउंड ही होगा। तो ये होता है डिडक्टिव में। और इंडक्टिव में होता है कोजेंट, जो रियल लाइफ में ट्रू हो तो कोजेंट, अगर ट्रू ना हो तो अनकोजेंट। और जो वीक होगा वो ऑलवेज अनकोजेंट ही होगा। कोजेंट हमने देख लिया कि रियल लाइफ में ट्रू होना चाहिए, अनकोजेंट रियल लाइफ में ट्रू ना हो तो, यानी कि अगर फॉल्स हो तो। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, नैना इज ए मॉर्टल, नैना नस्वर है। रूबी इज ए मॉर्टल, अंशु इज अ मॉर्टल, संजीव इज अ मॉर्टल, और मैन इज अ मॉर्टल। तो यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्पल दिए गए हैं, यानी कि जो हमारा व्यू बनाया गया वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है। देयरफॉर ऑल वीमेन और ऑल मैन और वीमेन आर मॉर्टल, यहाँ पर इंडक्टिव अप्रोच है, और यहाँ पर एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग कोजेंट। तो क्योंकि ये रियल लाइफ में ट्रू है तो रियल में ही मैन मॉर्टल है, नैना भी एक मैन है, रूबी भी, अंशु भी और संजीव भी, और ये सभी मॉर्टल हैं, तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, स्ट्रॉन्ग कोजेंट ये हो जाएगा। और इंडक्टिव आर्गुमेंट वीक और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और प्रीपोजिशन ऑलवेज ट्रू या फॉल्स होती है। तो ट्रू या फॉल्स हमको देखना है प्रीपोजिशन। और इंडक्टिव में आर्गुमेंट वीक और स्ट्रॉन्ग होता है, और डिडक्टिव में आर्गुमेंट ये वैलिड और इनवैलिड होता है। तो वैलिड, इनवैलिड, वीक, स्ट्रॉन्ग और ट्रू फॉल्स हमको देखना है कि ये कहाँ कहाँ पर किस में क्या होता है। इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग कोजेंट ये क्या होता है? तो इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग कोजेंट इसको हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ऊपर दिखाई गया है। टाइप्स ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, जो हमने डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ी वैलिड और इनवैलिड होती है, ये भी आगे 3 टाइप की होती है। एक होता है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म का मतलब होता है वैलिड रिजल्ट जब आए, यानी कि हाइपोथेटिकल। सिलोगिज्म इसी को कहते हैं, कंडीशन हो जहाँ पर वहाँ पर वैलिड रिजल्ट आए तो ये होगा सिलोगिज्म। एक होता है मोडस पोनेंस। मोडस पोनेंस क्या होता है? जैसे 2 प्रीमाइज दी हुई हैं, पहले प्रीमाइज में तो कंडीशनल स्टेटमेंट होगी, यानी कि कंडीशन होगी, इफ़ से स्टार्ट होगी स्टेटमेंट, और दूसरे प्रीमाइज में कंडीशन को अफर्म या वेरीफाई किया जाएगा। जैसे इफ़ पी
देन क्यू, पहले एंटीसीडेंट होगा और फिर कॉन्सिक्वेंट होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, प्रीपोजिशन 1 है, इफ अ पर्सन इज बोर्न बिटवीन 1981 एंड 1996, अगर कोई व्यक्ति 1981 से 1996 के बीच पैदा हुआ है, देन दे आर मिलेनियल, तो वो मिलेनियल होगा। जॉन वाज बोर्न इन 1992, जॉन इनके बीच में पैदा हुआ है, यानी कि पहले तो दे दी ये कंडीशन और फिर इस कंडीशन को कर दिया अफर्म, तो ये क्या होगा, मोडस पोनेंस ये होगा, क्योंकि जॉन इज मिलेनियल। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया मोडस पोनेंस। मोडस पोनेंस होता है डिडक्टिव रीजनिंग का, डिडक्टिव आर्गुमेंट का एक टाइप है। मोडस टोलेंस होता है, इसे ही द लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव भी कहते हैं, और मोडस पोनेंस का ये अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे, जैसे यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी थी कि पहला स्टेटमेंट कंडीशनल होगा, दूसरा अफर्म करेगा, और अपोजिट का मतलब है वेरीफाई नहीं करेगा, अफर्म नहीं करेगा। जैसे इफ़ अ पर्सन इज बोर्न बिटवीन 1981 एंड 1996 देन दे आर मिलेनियल, यहाँ पर दे दी कंडीशन ब्रियान इज नॉट मिलेनियल, यानी कि वो इस कंडीशन को अफर्म नहीं करता, इसलिए ये हो जाएगा मोडस टोलेंस। तो ये मोडस टोलेंस का उदाहरण हो जाएगा। तो आज हमने देखा इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव में वैलिड और इनवैलिड हो सकता है, और इंडक्टिव में वीक और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जो प्रीपोजिशन होगी वो या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। और डिडक्टिव रीजनिंग भी आगे 3 टाइप की होती है। एक होती है सिलोगिज्म, या इसे ही हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म कहते हैं। अगर वैलिड कंक्लूजन आएगा तो ये इसको फॉलो करेगा। एक होता है मोडस पोनेंस और एक होता है मोडस टोलेंस। तो इनको आज हमने इनको देखा। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आज के भी होंगे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, बिकॉज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5 देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है एक उदाहरण। तो ये कैसी निगमनात्मक या कैसी डिडक्टिव प्रणाली है ये, तो ये डिडक्टिव है क्योंकि पहले यहाँ पर जनरल टू स्पेसिफिक बात की गई है। और यहाँ पर कैसा है, तो ये है डिडक्टिव आर्गुमेंट बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स का बताया गया है इसमें, और मैथमेटिक्स डिडक्टिव आर्गुमेंट ये हो जाएगा मैथमेटिक्स बेस्ड। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन पैटर्न ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग का एक कॉमन पैटर्न क्या नहीं है, तो इसमें क्या एक कॉमन पैटर्न नहीं होगा। इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्गुमेंट, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दी गई हैं। आर्गुमेंट फ्रॉम एनालॉजी आर जनरली डिडक्टिव वीक और स्ट्रॉन्ग, जो डिडक्टिव आर्गुमेंट्स होते हैं वो वीक और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ा था कि डिडक्टिव या तो हो सकते हैं वैलिड या होते हैं इनवैलिड। आर्गुमेंट्स फ्रॉम एनालॉजी आर जनरली इंडक्टिव एंड नाइदर वैलिड और नॉर इनवैलिड, ये कथन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंडक्टिव में होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक, यहाँ पर कहा गया नाइदर वैलिड नॉर इनवैलिड, ना तो वैलिड होगा और ना ही इनवैलिड होगा, यानी कि क्या होगा फिर, स्ट्रॉन्ग और वीक होगा। तो स्टेटमेंट 2 ठीक है और स्टेटमेंट 1 हो गई रॉन्ग। और ये रॉन्ग क्यों हो गई, ये भी हमको रीजन पता होना चाहिए, तभी हमारा राइट आंसर एग्जाम में होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है रॉन्ग और स्टेटमेंट 2 है राइट। और करेक्ट कौन सी है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट। तो ये नहीं होगा हमारा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, इसमें क्या है, इंडक्टिव आर्गुमेंट कैन ओनली बी स्ट्रोंगर एंड वीकर और डिडक्टिव आर्गुमेंट्स आर आइदर इनवैलिड और वैलिड। तो डिडक्टिव वैलिड और इनवैलिड हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इंडक्टिव आर्गुमेंट्स कैन ओनली बी स्ट्रोंगर, और स्ट्रोंगर में भी क्या क्या हो सकते हैं, अगर स्ट्रोंग है तो कोजेंट और अनकोजेंट हो सकते हैं, अगर ये वैलिड है तो साउंड और अनसाउंड हो सकते हैं। तो इनको हमका
इनके टाइप और सब टाइप का भी पता होना चाहिए। तो आगमनात्मक तर्क केवल मजबूत और कमज़ोर हो सकते हैं। मजबूत कमज़ोर इतना समझ नहीं आएगा जितना स्ट्रॉन्ग और वीक आएगा। तो स्ट्रॉन्ग और वीक, वैलिड और इनवैलिड, यहाँ पर अवैध, कभी कभी वैध अवैध लिखा आता है, कभी कभी मान्य अमान्य। तो हिंदी में ज़्यादा शब्द होते हैं लेकिन इंग्लिश में होता है केवल एक है, तो इनवैलिड या वैलिड ही आएगा, तो इसको ही हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही ठीक हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।